Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel and welcome to Medical Virology lecture series. In previous lecture, we studied about viral pathogenesis and spread of viruses within the human body. Today we will discuss about cultivation of viruses, जिसमें हम cultivation के बारे में पढ़ेंगे. What is cultivation? Cultivation क्या है? Bacterial cultivation और वायरल कल्टीवेशन में क्या डिफरेंस है. नाउ व्हाट इज कल्टीवेशन? कल्टीवेशन टर्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कल्टीवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन विट्रो बाय प्रोवाइडिंग ऑल द स्पेसिफिक कंडीशंस. हम लैब में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं तो इस ग्रोथ को हम कल्टीवेशन कह सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारे जो है वो न्यूट्रिएंट सोर्स यूज करते हैं जिनको हम कल्चर मीडिया कहते हैं, और इसके साथ साथ वी आल्सो प्रोवाइड द इन्वायरमेंटल कंडीशंस. सो देयर आर so many types of culture media which are used to grow specific types of microorganisms. But here the major question that what is the difference between the bacterial cultivation and viral cultivation. बैक्टीरिया को लैब में कैसे ग्रो कर सकते हैं और वायरस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. In previous lecture already we have studied in detail about the bacterial cultivation, and the bacterial cultivation is a very easy process. However, if we talk about the viral cultivation, then it's little bit typical, because for the viral cultivation, for the growth of viruses, for the isolation of viruses, we need the living source. Everyone knows that viruses are living as well as non-living, and viruses only can grow in the presence of living source. तो मेन डिफरेंस ये हुआ कि जब हम बैक्टीरिया के जो है वो ग्रो करवाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मीडिया यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं. लेकिन जब हम वायरस को ग्रो करेंगे तो उसके लिए जो है वो हमें न्यूट्रिएंट सोर्स, लिविंग न्यूट्रिएंट सोर्स जो है वो ज़रूर चाहिए. फॉर एग्जांपल हम एम्ब्रियोनेटेड एग यूज़ करते हैं, या कोई जो है वो लिविंग टिश्यूज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ टिश्यू कल्चर जो डिफरेंट सेल लाइंस होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं. बाय यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ द लिविंग सोर्सेज वी कैन इजीली ग्रो द वायरसेज इन लैब. The early ideas about viruses were based upon incomplete knowledge. It was thought that viruses are invisible. Nobody can see them. They could not be grown in the lab like as bacteria. कि हम कभी भी उनको जो वायरसेस को नहीं देख सकते और उनको कभी भी लैब में ग्रो नहीं कर सकते. All these ideas were acceptable at that time because no any such technique was available to solve the above problems. But nowadays number of different techniques are available through which we can easily cultivate the viruses, isolate, enumerate and identify them. अगर हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोप की बात करें तो इनिशियली जब वायरसेस जो है वो TMV टोबैको मोज़ेक वायरसेस फ्रॉम प्लांट्स वर डिस्कवर्ड, तो उनको आमतौर जो कॉमन जो माइक्रोस्कोप्स हैं, जैसे जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें इजीली हम बैक्टीरिया को जो है वो देख सकते हैं. बट वायरसेस कुड नॉट बी सीन यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ द माइक्रोस्कोप्स. लेकिन आजकल हम देखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल. जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो है, उसके थ्रू हम वायरसेस को इजीली देख सकते हैं. नाउ हाउ कैन वी कल्टीवेट द वायरसेस इन लैब? अगर हम लैब में वायरसेस को
ग्रो करवाना चाहें तो उसके लिए कौन कौन सी जो है वो सोर्सेज रिक्वायर्ड हैं. As earlier we have discussed that different types of the living sources are required for the cultivation or growth of the viruses, because viruses are the obligate intracellular parasite. So in this way living sources are required. So which types of the कौन से living sources जो मेजर हैं जो लैब में हम यूज करके वायरसेस को ग्रो करवा सकते हैं. There are 3 main living sources which have been used to cultivate the viruses, जिसमें laboratory animals आते हैं. These are the small animals that are used for the experimental purpose to grow the viruses and other types of the microorganisms. उसके बाद वायरस को कल्टीवेट करने के लिए एम्ब्रियोनेटेड एग जो है वो यूज कर सकते हैं. And also we can use different types of the cell lines. Different tissue cultures can also be used to cultivate the viruses in lab. Now cultivation of viruses through laboratory animals. The first method to cultivate the viruses was the inoculation of viruses into animals. सबसे पहले वायरसेस को जो कल्टीवेट किया गया, ग्रो करवाया गया लैब में, तो through the animals. What are the different examples of the small animals which are used for the experimental purpose? Number first, sucking mice, rabbits, monkeys and hamsters. However, this kind of method is now stopped because it is very expensive and there may be chances of spreading of infection during cutting the tissues from the inoculated animal. Now the second method for the cultivation of viruses was the embryonated egg. The cultivation of viruses in eggs is much simpler to handle than animals. It is inexpensive technique, easily available, contains the suitable cells such as embryo and its membranes for the growth of different types of viruses. And one more advantage is that they don't have well developed defense mechanism. In this way, don't interfere with the growth of viruses. Usually 8 to 11 days old chick embryo is used for the cultivation of viruses. After inoculation, the embryonated eggs are incubated for 2 to 9 days. However, the incubation depends upon the virus type and route of inoculation. Viruses, if grow, will kill chick embryo and produce the specific lesions called as pox on chorioallantoic membrane of the embryonated egg. Generally, the membranes of the embryonated egg shows the growth of different types of the viruses, such as if the heme agglutinating activity in amniotic or allantoic fluids appears, it may shows the presence of influenza or related viruses. Embryonated eggs are the best source for the cultivation of influenza A viruses. The other routes of inoculation within the embryonated egg are as number 1, allantoic inoculation. Here we can cultivate the influenza viruses, mumps, Newcastle disease viruses and avian adenoviruses. And other inoculation, that is the chorioallantoic membrane inoculation, where herpes simplex viruses can be cultivated, including pox viruses and sarcoma viruses. Amniotic cavity inoculation, here when we inoculated the sample, we can isolate
the influenza viruses, including mumps viruses. Yolk sac inoculation, where herpes simplex viruses can be cultivated. Now some questions related to this lecture. Number 1. How old embryonated egg is used in cultivation of viruses? Why are laboratory animals not used as first choice for the cultivation of viruses nowadays? Why is living source needed to cultivate viruses?